Hello student, this is Lomas Gandhi. Welcome to our YouTube channel Let's Learn from Home. आज केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये 4th वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के सेकेंड टाइप को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, 3rd वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कम्बिनेशन रिएक्शन को समझा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके सेकेंड टाइप को समझेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है वो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं, क्लास 9th के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के हो और एसएसटी के हो या जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, धीरे धीरे उसके वीडियोस आपको, मैथमेटिक्स के हो, वो धीरे धीरे आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने मित्रों में जो भी फ्रेंड सर्कल है जिनको इस लॉकडाउन में वीडियोस की ज़रूरत है, जिनको लगे कि उनको हमें फॉरवर्ड करना चाहिए, उनको आप वीडियो फॉरवर्ड भी करें, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, ठीक है। तो देखो, जैसा कि नाम डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोज का क्या मतलब होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेकअप हो जाना, मतलब टूटना, ठीक है। जब कोई भी चीज़ टूट जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोज हो जाना। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी चीज़ टूट रहा होता है, उसका ब्रेकअप हो रहा होता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, तो हम लोग उसको कहते हैं कि इनका डिकम्पोजिशन हो गया है, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है, वो टूट के 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड्स में या सबस्टांसेस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सीधा सा मतलब हो गया कि एक सिंगल कंपाउंड टूटेगा सिंपलर 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांसेस में, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझने के लिए आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है AB, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, वो मिक्स है जिसमें 2 चीज़ें मिली हुई है, A और B, जिनसे मिलके कंपाउंड बना हुआ है। इनका डिकम्पोजिशन हुआ और ये टूट गया, ठीक है। तो इनके बीच ब्रेकअप हुआ और ये टूट के A अलग और B अलग हो जाता है, सेपरेट हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं आप। या सेपरेट होके वो, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग हो सकता है नए वाले कंपाउंड्स के, लेकिन समझने के लिए बस ऐसा ही समझ सकते हैं कि आप एक सिंगल कंपाउंड 2 सिंपल डिफरेंट कंपाउंड में जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इससे पहले वाले जो रिएक्शन थे, कम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता था कि 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपाउंड होते हैं या एलिमेंट होते हैं या एलिमेंट कंपाउंड, वो मिलते हैं, ठीक है, और मिल के एक नई प्रॉपर्टी वाले सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे। इसमें उसका जस्ट रिवर्स होता है कि इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। कम्बिनेशन में रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होता था, प्रोडक्ट एक होता था। इस सेंस में आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स मान सकते हैं, इस सेंस में, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन AB गिव्स A एंड B सेपरेटली। तो इस तरह से आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ सकते हैं, क्लियर है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है, जब मरकरी ऑक्साइड को आप गर्म करेंगे, क्रूसिबल का मतलब होता है कि जैसे मेटल वगैरह को मेल्ट करवाने के लिए जो कंटेनर यूज करते हैं, मेटालिक कंटेनर यूज करते हैं, ठीक है, जो ऑक्साइड्स का बना होता है, जिसमें हम लोग मेटल को मेल्ट वगैरह करवाते हैं, उस कंटेनर को क्रूसिबल कहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जब मरकरी ऑक्साइड को क्रूसिबल में हिट किया जाएगा, ठीक है, तो ऑरेंज रेड पाउडर बिगिंस टू डार्कन एंड सिल्वर मिरर बिगिंग टू डिपॉजिट ऑन दी कूलर पार्ट ऑफ द क्रूसिबल। तो क्या होगा
कि मरकरी ऑक्साइड जब वो ठंडा होगा तो आप देखोगे कि क्रूसिबल के जो सरफेसेस होते हैं उस पर वो एक मिरर टाइप का लेयर फॉर्म कर लेता है, एकदम सिल्वर टाइप का, बिल्कुल ही चमकीला, जो मिरर जैसा ट्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको आप रिएक्शन से समझो तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि हमने मरकरी को गर्म करा, तो मरकरी यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसमें मरकरी और ऑक्सीजन मिक्स है, ये कंपाउंड है जो मरकरी और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उसको जब आप गर्म करोगे तो मरकरी और ऑक्सीजन, जो दो लोग जिनसे ये मिल के बना हुआ था, वो टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें यही समझना था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, और जो जिनका ब्रेकअप हुआ है मरकरी और ऑक्सीजन में। बैलेंस आपने करने के लिए पहले वाले वीडियो लेक्चर में सीखा ही है। तो कैसे बैलेंस हुआ ये आपको पहले से भी पता है। एक बार आप अगर फिर भी बैलेंस में जिसको दिक्कत हो रहा है तो वो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर ही बना रखा है, उसको आप देख लें। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं इसमें। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस एग्जांपल को जिक्र किया भी है। बहुत ही फेमस एग्जांपल है, काफ़ी बार रिपीट होता है ये। तो ये हमने वहाँ पे आपको कम्बिनेशन रिएक्शन में भी समझाया था कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनता था, और कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ हम लोग फिर किस चीज़ के लिए करते थे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे तो ये क्या होगा, CaO, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल हुआ कि जिसमें एक कंपाउंड दो सिंपलर कंपाउंड या सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने फेरिक ऑक्साइड ले रखा है, फेरिक ऑक्साइड को फिर से हमने गर्म करा। ये जो आपको ट्रायंगुलर साइन दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर साइन एक्चुअल में हीट वगैरह होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर या हीट वगैरह, उसके लिए भी हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपको हीट लिखने का मन ना करे तो आप सीधा डेल्टा, इसको डेल्टा कहते हैं, ट्रायंगुलर जो शेप का दिख रहा है आपको, इसको डेल्टा कहते हैं। तो सिंपल आप ये भी साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब फेरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाएगा तो ये टूट जाएगा। फेरस ऑक्साइड को जब आप गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर में। क्लियर है, ये चीज़ें हैं जो थोड़ी ध्यान रखने वाली है। कुछ इक्वेशंस वगैरह हमने दिए जिनसे आपको समझाने की कोशिश करा हमने कि कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, मतलब उसमें एक जो कंपाउंड होता है वो टूट जाता है दो सिंपलर कंपाउंड में। ठीक है, चलिए अब इसी रिएक्शन को हम लोग कुछ एक्टिविटी है जिनसे समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक्टिविटी क्या, एक तरह का एक्सपेरिमेंट का आइडिया भी आपको आता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हमने कोशिश करा है कि इस वाले जो केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज चलेंगी उसमें हम लोगों मैक्सिमम एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकें, जिनसे सारी जो जितनी मैक्सिमम जो एक्टिविटी है वो सब NCERT का लिया हुआ है। ठीक है, और जो सेंटेंस वगैरह है, कुछ सेंटेंस NCERT का है, कुछ सेंटेंस हमने खुद बना रखा, मतलब कुछ डिफिनेशन वगैरह हमने अपने तरीके से कर रखा है, और नोट्स जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो हमने खुद अपने तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि ताकि आप NCERT में जो नोट्स दे रखे होते हैं उसमें काफ़ी मैक्सिमम चीज़ें लिखी रहती है, तो उतना ज़्यादा डिटेल्स में हमको नहीं जाना होता है, उतनी जो उससे जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो हम डायरेक्ट वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। जो हमें पढ़ना है मेन कंसेप्ट जो है वो सारी चीज़ें आपको इस नोट्स में मिलती रहेंगी। इसीलिए एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि NCERT का ही नोट्स है ये, लेकिन आपको टोटल A to Z NCERT के सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। NCERT नहीं, आपको हर लेवल के जो क्लास 10th के लेवल के जितने भी डॉट्स वगैरह होंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप जब चैप्टर ख़त्म होगा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाइएगा, देखिएगा एक भी डॉट्स आपका बचेगा नहीं। फिर भी अगर बचा तो हमको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, को उम्मीद होगा कि जितने भी एग्जाम्पल्स हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हम इसमें ले रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी ले रहे हैं हम लोग, उस सारे उन बोर्ड में उस एग्जाम्पल से इतना हम आपको भरोसा दिलवा सकते हैं कि उस जितने भी क्वेश्चंस इसमें करवाए जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जितने भी रिएक्शन इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, क्योंकि देखो रिएक्शन तो बहुत सारे अमाउंट में है। अब कितना ज़्यादा रिएक्शन आपको याद रखना है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैक्सिमम रिएक्शन आप याद रख सको, जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके कलर को याद रख सको। तो हम यहाँ पे उसी रिएक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल में। देखोगे ये रिएक्शन एक ही बार नहीं,
काफ़ी टाइम्स ये रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है। हमने वही जो सेलेक्टेड रिएक्शन है उसी के माध्यम से हम अलग अलग कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और सेम रिएक्शन जब रिपीट होगा तो उस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आएगा और इसी बहाने रिएक्शन भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा रिएक्शन हमें नहीं लगता है कि आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, या अभी तक तो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस यही कहता है कि रिएक्शन जो हम आपको बता रहे हैं इनसे ज़्यादा बोर्ड में आता भी नहीं है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना कि कितने ज़्यादा रिएक्शन आपको याद रखने हैं। जो रिएक्शन आ रहे हैं उसको आप एकदम से दिमाग में रखते चलिए, कोशिश करिए याद रखने की, नहीं याद हो तो समझते चलिए। ठीक है, और मैक्सिमम रिएक्शन रिपीटेड होंगे, तो एक ही रिएक्शन ढेर सारे कंसेप्ट को समझाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसी बहाने से कंसेप्ट भी समझ में आएगा और आपको रिएक्शन भी याद होंगे। चलिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग एक्टिविटी से समझते हैं। हमने यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा फेरस सल्फाइड क्रिस्टल ले रखा है इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, उसमें हमने 2 ग्राम फेरस सल्फाइड क्रिस्टल डाल रखा है। ठीक है, अब देखो फेरस सल्फाइड क्रिस्टल का कलर आपको देखना है। देखो वैसे तो आपको पता नहीं कि फेरस सल्फाइड क्रिस्टल का कलर क्या होता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे वैसे ये ग्रीन कलर में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फाइड क्रिस्टल का। उसके बाद क्या करना है, हमें हीट दी बॉइलिंग ट्यूब, वो जो ट्यूब है उसको हीट करना है। ठीक है, बर्नर के हेल्प से या स्प्रिट लैम्प के हेल्प से। और उसके बाद जब वो हिट हो जाएगा तो हिट करने के बाद उसके कलर को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व तो आप लोग कर नहीं सकते, हम यहाँ पे बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या आता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ये आ रहा था कि जो फेरस सल्फाइड का ग्रीन कलर, जिस ग्रीन कलर का वो क्रिस्टल था वो चेंज हो जा रहा था, मतलब उसका कलर चेंज हो जा रहा था। और साथ ही साथ जो उसका स्मेल था वो स्मेल भी उसका चेंज हो जा रहा था। मतलब वो कहते हैं ना ऑर्डर बर्निंग, मतलब ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फाइड, जो सल्फ़र का जो बर्निंग स्मेल होता है उस तरह का स्मेल वो आ रहा था। तो इसको रिएक्शन से आप समझिए। ठीक है, एक्टिविटी में हमने क्या करा, एक्टिविटी में हमने फेरस सल्फाइड क्रिस्टल लिया जो कि ग्रीन कलर का था, उसको हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि उसका कलर बदल जा रहा था और साथ ही साथ उसमें बर्निंग का ऑर्डर आ रहा था, बर्निंग जैसा वो स्मेल कर रहा था। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट का मतलब होता है FeSO4, फेरस सल्फेट FeSO4, जो कि सॉलिड क्रिस्टल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे S लगा रखा है। उसको हमने हिट किया, देखो एरो के ऊपर हिट लिखा हुआ है, तो मतलब हमने इसको हिट किया। तो हिट करने के बाद क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये जो फेरिक ऑक्साइड है, यही फेरिक ऑक्साइड का कलर आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा रेडिश ब्राउन कलर का। हो सकता है हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, फिर भी आपको ये याद रखना है कि इसका जो कलर होगा वो फेरिक ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन होगा। आपने इसे ऐसे याद रखना है कि देखो फेरिक ऑक्साइड मतलब एक तरह से याद होगा आपको, वो रस्टिंग वाली सिचुएशन याद है आपको। तो रस्टिंग में कलर क्या होता है, आयरन का ही सारा कुछ है ना, तो ऑक्साइड्स है ना ये फेरिक ऑक्साइड, तो वही रस्टिंग का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन, वही कलर ये कंटेन करता है। उसके बाद SO2 और SO3 आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये जो SO2 और SO3 है, ये SO2 और SO3 गैसेस होंगे। SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा और SO3 जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड आपको सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, जबकि SO2 और SO3 गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो ये वाली एक्टिविटी क्लियर है। चलिए एक और एक्टिविटी को लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। ये वाली एक्टिविटी आपने शायद कर भी रखा होगा या पिछले क्लास में आपने इसे सीखा भी है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते कैसे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, ये पूरे जो एक्टिविटी का स्टेप्स है हम इसको शॉर्ट में आपको समझाते हैं। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में 2 छोटे छोटे होल्स कर देने हैं, जिससे एक वायर को उसमें फिर इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना उसको उसमें फिक्स कर देना है और उस इलेक्ट्रोड के दोनों टर्मिनल को बैटरी से जोड़ देना है और उसमें हम लोग पानी भर देना है। ठीक है, पानी भरने के बाद उसमें थोड़ा सा क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है, कुछ ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं, ताकि ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, इसलिए थोड़ा उसमें इम्प्योरिटी मिला दें, नमक वगैरह भी मिला सकते हैं आप, या कुछ अमाउंट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी आप इसमें मिला दीजिए। ठीक है, ताकि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए। अब हम लोगों को क्या करना है कि
वो जो बीकर होगा, बीकर जो इलेक्ट्रोड है ना, उसके टॉप को हमको क्या करना है, दो जो कैपिलरी कह सकते हैं या टेस्ट ट्यूब से, ठीक है, जो कि एक तरफ ओपन हो और दूसरी तरफ बंद हो, तो उसको हमको कवर कर देना है एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो उसको माउंटेड कर देना है, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देना है अच्छे से, ताकि उसके अंदर पानी ना जाए, या पानी जाए भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में थोड़ा सा गैप आप खाली रहना चाहिए। इस तरह का सेटअप आपको बनाना है। तो होगा क्या, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, जो H2 है वो वाटर का डिकम्पोजिशन होगा। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को समझ सकते हैं इस तरह से कि कैसे वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ पे देखो H2 है, ठीक है। H2O क्या होगा, H2 और O में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, ये डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और वाटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब वाटर का यहाँ पे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, और ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। जो वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ें होती है इसमें रिएक्शन, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को हम लोग काफ़ी टाइम्स आगे भी रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पे वैसे ये सिलेबस इस जगह पे आपको ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी हम लोग ये कोशिश करें यहाँ से ही सीखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। किसमें कैथोड पे, कैथोड मतलब नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड कहते हैं, और एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। तो कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे यहाँ पे होता है क्या, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखो आपको समझना यहाँ पे ये है, वाटर डिकम्पोज हुआ है कैसे, मतलब वाटर टूटे हैं, टूटा कैसे, जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो जो आयंस प्रेजेंट थे वाटर में वो स्प्लिट हो गए। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कंटेन करता है और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन कंटेन करता है। तो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, वो किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और ऑक्सीजन जो नेगेटिव आयन है वो प्लस की तरफ जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वही ना नेगेटिवली चार्ज होता है या उस पर नेगेटिव आयन होता है। और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, मतलब वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, नहीं। तो वही होता है कि हाइड्रोजन जो प्लस होता है वो एक्चुअल में क्या, कैथोड के पास गया, कैथोड जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ज़्यादा होंगे इसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझिए कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो प्लस है, सॉरी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, तो वो क्या करेगा, कैथोड के पास जाएगा और कैथोड उसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब तुम बोलोगे कि सर कैथोड इलेक्ट्रॉन लाएगा कहाँ से, तो कैथोड देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन लाता है बैटरी से। अब बैटरी के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, वो आया तुम्हारे एनोड के पास से, क्योंकि देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस कंटेन करता है, मतलब उसके पास ज़्यादा एक्सेस, जैसे देखो O मान लो 2 माइनस है, मान लो O जो है हमारा वो 2 माइनस है, ऑक्सीजन के पास 2 माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नहीं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी को तो ऑक्सीजन ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, तो वही डोनेट करने के लिए ये क्या करता है, जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहता है कि मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तुम ले लो और हम फ्री हो जाएं। तो वही करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, 2 जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि देखो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन तो वो ले ही सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है बैटरी, बैटरी खींच लेती है, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल खींचता है, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी नेगेटिव टर्मिनल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन किसे मिलता है, हाइड्रोजन को मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और वही इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए वो किसके पास जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसे इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ से, ठीक है, वो तो खुद इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन जो भी कुचा रहेगा वो भी खींच लेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा कैथोड के पास, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के पास, और ऑक्सीजन जाएगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के पास। और हाइड्रोजन इस यहाँ से आपको ये समझ में रखना, ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 तरह के गैसेस बनेंगे।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है, ये कैसे देखने को मिलेगा? तो ये आपको ध्यान से देखिए, ये बीकर में क्या है, बीकर के ऊपर जो आपने यहाँ पे ट्यूब लगा रखा है, इस ट्यूब में बबल्स बनते रहेंगे, ठीक है, गैस बबल्स बनेगा जिनका वॉल्यूम अलग अलग होंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें जो गैस के लेवल है वो अलग अलग है, किसी में देखो इसमें जो गैस के लेवल हैं आपको, ठीक है, जो यहाँ पे पॉजिटिव वाला लेवल जो एनोड वाला है, एनोड पे गैस का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, दिख रहा होगा, और कैथोड पे गैस का लेवल कम है, मतलब ये अलग अलग वॉल्यूम में, क्योंकि देखो इनका जो कंपोजिशन होता है वो भी तो अलग अलग होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी अलग अलग होगा, अलग अमाउंट में, वॉल्यूम के सेंस में ऑक्सीजन बनेगा और अलग अमाउंट में आपका हाइड्रोजन बनेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ज़्यादा कौन बनेगा, तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि ज़्यादा क्या बनेगा, ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा होता है और हाइड्रोजन गैस कम बन रहा होता है। ये वॉल्यूम आप मेजर भी कर सकते हैं, खैर छोड़िए, इन पे हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, डिटेल्स में सिलेबस में है, चर्चा करेंगे इस पर हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पता करना हो कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है तो आप वही टेस्ट ट्यूब रखिए, और टेस्ट ट्यूब में आपको गैस बबल्स देखने को मिलेंगे या वाटर से बबल्स ऊपर जाते हुए आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ पे, एनोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे मिलेगा, और आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ध्यान में रहेगा ये वाला रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक और एक्टिविटी करते हैं इसको। हमने क्या किया, एक लीड नाइट्रेट लिया 2 ग्राम का, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, ट्यूब में उसको थोड़ा सा गर्म करवाया। तो हमने देखा क्या कि जो लीड नाइट्रेट है वो बर्न तो कर जाता है, इमिशन ऑफ ब्राउन फ्लेम बनता है, और फ्लेम कैसा बनता है, ब्राउन कलर का। और ये जो फ्यूम्स होता है, जो आपको जो स्मेल आएगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसा स्मेल आएगा, और वही बनता भी है। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब लीड नाइट्रेट को जब आप बर्न करवाएंगे तो बनेगा क्या, लीड नाइट्रेट को जब आप बर्न करवाएंगे तो लीड ऑक्साइड बनेगा, और साथ में साथ क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगा। ये चीज़ें होती है। ये वाला रिएक्शन भी देखो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन जितने भी लिए, ये वाले रिएक्शन भी हमने यहाँ इससे पहले आपको इन्वॉल्व कर रखा है पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, आप अगर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, PbNO3 वाला। और फिर आपको ये हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन भी जो है फेरस सल्फाइड, ये भी हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैक्सिमम क्या करेंगे कि रिएक्शन वही सारे इन्वॉल्व करने वाले हैं कि जो हम लोगों ने ले रखा है पहले से, ताकि रिएक्शन काफ़ी टाइम्स आपको रिपीट हो जाए, जिसकी वजह से रिएक्शन भी याद हो जाए। तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आई। चलिए एक और एक्टिविटी है, उसको भी समझ ही लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। इस वाली एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिस्क, एक जो चाइना डिस्क है, ठीक है, चाइना डिस्क में हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को रखा, और सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है एक्चुअल में, ग्रे कलर का होगा, सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, सिल्वर कलर का होगा, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या किया, धूप में छोड़ दिया कुछ देर के लिए, सनलाइट जिससे आराम से मिले। कुछ देर बाद देखेंगे कि जो ग्रे ये सिल्वर कलर होता है सिल्वर क्लोराइड का, वो ग्रे आपको दिखने को मिलेगा। और ग्रे क्या होता है, जो ग्रे कलर में कन्वर्ट क्यों हो गया, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हुआ है, मतलब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्ट कर गया, ठीक है, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रे हो जाता है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो सनलाइट हुआ, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का कलर सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे, मतलब उसका केमिकल रिएक्शन हुआ, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब सिल्वर और क्लोराइड, क्लोरीन गैस बनेगा, सॉरी, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा, तो ठीक है। और यही जो सिल्वर ब्रोमाइड होगा यहाँ से, इसी रिएक्शन को आप सिल्वर ब्रोमाइड पे भी यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर आप ऐसे ही करें, सनलाइट में छोड़ दें, तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड वाला और सिल्वर ब्रोमाइड का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इसलिए हमने ये एक्टिविटी आपको अलग से समझाया। इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है, जो वाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि पुराने वाले जो फिल्म आते थे ना, उसको धूप में छोड़ दिया जाता वगैरह था, कुछ सॉल्यूशन में डुबा वगैरह की, खैर वो रील आती थी पहले कैमरा की, तो वो फिल्म होता था, उसमें जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनती थी पहले, वो रील से बनती थी, उसमें हम लोग इस रिएक्शन का यूज़ करते थे सनलाइट में। अपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि बड़े बड़े से जो रील होते हैं, जो फिल्म होते हैं, उसको धूप में टांग दिया जाता है, तो ये रिएक्शन ही होती है, उसमें ब्लैक एंड वाइट पूरा पिक्चर फॉर्म हो जाता है। खैर छोड़, चलिए, तो ये रही
डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से हमने आपको ये अलग अलग एक्टिविटी में आप अगर गौर करेंगे तो हमने यहाँ पे जो किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है अलग अलग टाइप का, जैसे ये वाला एक्टिविटी जो है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड वाला, इसमें हमने सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रखा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। इससे पहले वाली एक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, यहाँ पे देखो ये वाली जो है लेड नाइट्रेट वाली, इसमें हमने लेड नाइट्रेट को गर्म कर रखा है, हीट कर रखा है, तो हीट के प्रेजेंस में यहाँ पे हीट करवाने से ये रिएक्शन हुआ, ये वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ है। फिर इससे जो ये फेरस सल्फेट वाला है, इसमें हमने क्या किया, हीट पास करवाने से हुआ है, हीट करने से ये वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमने यहाँ पे 3 तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाया है, हीट की मदद से, ठीक है, हीट करने से डिकम्पोजिशन हुआ है कंपाउंड का, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हुआ है, सनलाइट की वजह से कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग डिकम्पोजिशन के अगर सब टाइप्स बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स अवेलेबल हैं फिलहाल, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हुआ कि ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट के प्रेजेंस में होता है या हीट करवाने से होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम लोग डिकम्पोजिशन करवाते हैं कंपाउंड का, और एक सनलाइट के प्रेजेंस में। इसको हम लोग फिर से एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा हुआ केमिकल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है जो कैरीड आउट बाय हीटिंग, जो किसकी वजह से होता है, हीटिंग की वजह से होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन आपने सुना होगा, डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप जिसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है, नहीं, तो उसको जब आप हीट करवाते हैं तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम मतलब हो गया ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसमें ये टूट जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी आप किसी भी सॉल्यूशन वगैरह से पास करवाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी आप मान सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे करवाते हैं, जब वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तभी ना डिकम्पोजिशन होता है वाटर का, तो इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और एक ये हुआ था, हमने लास्ट में देखा था सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के साथ क्या होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलाइसिस, ठीक है। इस तरह से हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझा, उसके टाइप्स को समझा और उसमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को भी हमने समझा, ठीक है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, जो जिसमें डिस्कस होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे डाउट्स को पूछते रहिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, और साथ ही साथ अपने साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी इसके एडवांटेज को आप आराम से बता सकते हैं कि, और बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहिए, आपके सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होंगे और अच्छे तरीके से आपको A to Z प्रॉब्लम करवाया भी जाएगा चैप्टर के एंड में, या साथ ही साथ पैरेलल भी जो टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे वो करवाए जाएंगे, ठीक है। तो पढ़िए, पढ़ते रहिए और जो भी डाउट्स वगैरह होगा पूछते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।